हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आगे अपना इक्विलिब्रियम का टॉपिक रहेगा, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है। क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। सिंपल सी बात है, कहाँ पे? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पे क्या हो, इक्वल हो। तो डिमांड और सप्लाई कहाँ इक्वल होंगे? जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड, जो भी लोग डिमांड किसी भी चीज़ का करें, यहाँ पे डिमांड किसकी चल रही है? रेट ऑफ एक्सचेंज की। रेट ऑफ एक्सचेंज मतलब कि करेंसी की। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और जिस चीज़ की सप्लाई भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे? इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें है क्या कि वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो, सप्लाई और डिमांड का रूल हर जगह लागू होता है। गुड्स का लेके चले, पहले अपन ने भी पढ़ा है। जैसे रेट किसी की भी गुड्स के महंगे होते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? डिमांड कम हो जाती है ना। तो इस चीज़ को इस में लेके चलेंगे। कोई किसी भी देश की करेंसी, अगर रेट किसी करेंसी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिसके रेट अप हो जाते हैं, तो वो उसकी डिमांड कम हो जाती है। वही अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा कि सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं अपन। और रेट ऑफ एक्सचेंज मैं अभी बता देता हूँ क्या रहेगी अपनी रेट ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने कल बताई भी थी। 76 = $1। ये अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। इससे अपन आप अपने बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइपोथेटिकली लेके, ठीक है। लेकिन करंट में जो चल रही है रेट, मैं लगभग वो ले रहा हूँ 76 अप्रोक्स, ये आप चल रही है, ठीक है। ये कम ये ज़्यादा होती रहती है मार्केट फोर्स और डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे। पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको जाके आप पूरा देखें। मैंने उसमें अच्छे से बताया कि कैसे अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है, उस चीज़ को डिटेल से समझाया। आप उस वीडियो को देखने के बाद में ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। तो अपन बनाते हैं पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट का। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनता है? सबसे पहले देखो, ओ पॉइंट, क्योंकि वहाँ मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि कैसे डिमांड और सप्लाई को अलग अलग, अब उन दोनों को एक जगह बनाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन? डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे अपन? रेट ऑफ एक्सचेंज। अब रेट ऑफ एक्सचेंज कितना चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे डिमांड और सप्लाई का करो। सबसे पहले आप बनाओ, ये डिमांड कर्व बना दिया। डिमांड जो किस साइड में फ्लो करती है? ये होती है अपनी डाउनवर्ड, और जो सप्लाई होती है वो किस साइड में करती है? अपवर्ड। फॉरेन करेंसी, और यहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो सभी को पता है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है अपना। तो ये क्या हो गया अपना? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। ये हो गया अपना R और ये हो गया अपना M, ठीक है। इसमें अपन लेके चलेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है अपना? 76 = $1 की रेशियो है, ठीक है। ये वाली रेशियो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया अपना? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो हरदम बनेगा। मार्केट फोर्स कितनी भी ज़्यादा कितनी भी कम हो जाए, लेकिन लास्ट में कहाँ पे आके रुकेगी? जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। उसके बाद में अपन देखेंगे, अगर रेट इंक्रीज एप्रिशिएट हो जाए, मतलब कि फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग बन जाए। फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्ग कब बनेगी? जब किस साइड में जाएगी वो? अपवर्ड की तरफ। मतलब कि 77 $1 मतलब किस साइड में होगी वो? अप की तरफ गई है, मतलब कि इंक्रीज हुई है अपनी जो करेंसी है डोमेस्टिक। याद रखना, मैं फॉरेन करेंसी को क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि डॉलर के अकॉर्डिंग आप सही से समझो, क्योंकि एप्रिसिएशन होता है तो इसका मतलब डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, अपनी करेंसी वीक। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? पहले मैं 76 रुपये के गुड लेता था, अब वो कितने के लेने लग गया अपने वो अकॉर्डिंग? 77 रुपये के गुड्स लेना, अपने को नुकसान होने लग गया ₹1 का, ठीक है। डॉलर इसमें क्या हुआ? ऊपर अपवर्ड जाएगा। ये कैसे जाएगा? जब इंक्रीज होगा तो ये किस साइड में जाएगी? ऊपर की तरफ। और रेट क्या बन जाएगा? ये लगभग ये वाला पॉइंट बनेगा। तो रेट क्या हो गया? R1। रेट जैसे बढ़ी, उस चीज़ की डिमांड भी कम हो गई। डिमांड लगभग ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो डिमांड भी क्या होगी? कम हो गई यहाँ पे। तो डिमांड अब लगा लो आप डिमांड का M1, ठीक है, डिमांड वाला ये। और अगर मैं सप्लाई का देखूं तो याद रखना, किसी रेट बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सप्लाई भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। जैसे ही जिसकी रेट बढ़ी, सप्लाई करने वाला कौन है, अमेरिका, डॉलर, और जैसे ही उसकी रेट बढ़ेगा उसको फ़ायदा दिखेगा, और मार्केट में जैसे ही फ़ायदा दिखेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को ख़रीदने में लगा देगा, और उस चीज़ की सप्लाई ऑटोमेटिक मार्केट में बढ़ जाती है। उसके बाद में देखेंगे अपन क्या, उसके बाद में क्या देखेंगे, अगर रेट कम हो जाते हैं, रेट कितने हो गए, अब पहले कितने थे 76, अब वापस इक्विलिब्रियम टाइम आएगा, क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा सप्लाई होगी तो रेट ऑटोमेटिक उस चीज़ की डिमांड भी कम हो जाती है, और डिमांड कम होने के कारण उसकी रेट भी वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये पॉइंट अब हो गया, पहले कितने थे, अब कितने हो गए, 75 $1, मतलब कि अपना डेप्रिशिएट हो गया। फॉरेन करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट, अपनी करेंसी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाने के कारण क्या हो गया, रेट कम, और R1 हो गया, और रेट नीचे की तरफ आ गया। तो ये पॉइंट बनेगा लगभग यहाँ पे, आप लगभग अपने बना लेना, उसके ऊपर ये वाला पॉइंट बन गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जैसे जिस चीज़ की अपन ये ध्यान देखेंगे, जिस चीज़ की रेट कम होते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, पहले डिमांड क्या थी, कम थी, अब डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा। डिमांड ज़्यादा हो जाने के कारण वापस से जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए, अगर वो ज़्यादा उस चीज़ को खरीदने लगा देगा, जैसे कि अपन डिमांड क्या होगी, ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डॉलर से अपन ज़्यादा देखो, मैंने सप्लाई और डिमांड के इम्पैक्ट बताए थे। अगर डॉलर मेरे को बिल्कुल वीक लग रहा है तो मैं वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करूँगा, और इंपोर्ट करता रहूँगा, जिसके कारण मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, वापस से सप्लाई कम हो जाने के कारण वापस से वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, ये था अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे किसका, इम्पैक्ट इसके। ये अच्छे से समझ में आया है तो इसको पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या अपने प्रैक्टिस करेंगे घर पे, जैसे मैंने बनाया है, आप स्केल से अकॉर्डिंग अपने अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो क्या थे अपने इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या पड़ता है अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाए और किसी चीज़ की कम हो जाए, तो इस चीज़ में अपन आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं पॉइंट किस चीज़ का, इंक्रीज़ का। सबसे पहले किसका लेते हैं अपन, इंक्रीज़ का पॉइंट लेते हैं। इंक्रीज़ में क्या होता है कि जब फॉरेन मार्केट के अंदर करेंसी की अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, अपन डायग्राम से देखेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल सिंपल वे में आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो सबसे पहले अपन बनाते हैं इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। मार्केट के अंदर जब डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है किस चीज़ की, तो अपन क्या करेंगे, फ्लोट चार्ट बनाते हैं, फ्लो डायग्राम ये बनाया मैंने किसका, इंक्रीज का। याद रखना इंक्रीज डिक्रीज कब पता चलता है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड आपस में क्या हो, इंटरसेक्ट। मैं यहाँ पे सप्लाई और डिमांड को क्या कर देता हूँ, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाता हूँ इसका। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया R, और ये M, यहाँ पे अपने क्या रहेगी, डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इस चीज़ को आप आराम से देख लेना। ठीक, उसके बाद में अपन देखेंगे रेट क्या चल रही थी अपनी, 76 = $1। ये अपन हर जगह एग्जांपल लेके चलेंगे, इससे समझने में दिक्कत नहीं आएगी अपने। तो आगे ये डिमांड फॉरेन करेंसी, और ये होगी डिमांड, ये सप्लाई फॉरेन करेंसी। अब देखो सिंपल सा तरीका है, जब वो बोले कि डिमांड इंक्रीज हुई, देखो डिमांड जब इंक्रीज होती है ना तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गई। डिक्रीज होती है तो लेफ्ट साइड में हो गई शिफ्ट। ये आपको अच्छे से ध्यान होगा, पहले पढ़ाया भी है मैंने। तो इसमें क्या देखेंगे कि आगे वो शिफ्ट होती है, तो किस साइड में शिफ्ट होती है, राइट साइड में। इंक्रीज होना राइट साइड में, सिंपल से बना दो, बस सिंपल ड्रॉ कर दो आप, ये बना दिया मैंने राइट साइड में। अब किस साइड में शिफ्ट हो गई है, राइट साइड में, और राइट साइड में शिफ्ट होने के कारण सिंपल सा तरीका देखो, अब क्या हो गया, मैंने ये पॉइंट बना दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये बन गया दूसरा, ये E1 था, ये E1 हो गया। तो ये बताओ, ये यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ से किस साइड में गई है, इस साइड में, और ये अपवर्ड की तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी रेट बढ़ी होगी। सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है तो ये होगी R1, और अपने इससे रेट हो जाने के कारण अपनी सप्लाई भी क्या होगी, पहले सप्लाई ये थी, अब क्या होगी, डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई भी क्या हो गई, M1, सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है फॉरेन करेंसी की, तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक उसकी सप्लाई बढ़ जाने से उसकी रेट भी बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अंदर अगर ऑब्जर्वेशन लिखो, ऑब्जर्वेशन कैसे कि उसके बारे में कि डायग्राम में क्या लिखोगे, तो सिंपल सा तरीके से आपको लिखना आता है, अच्छे से लिख भी सकते हो आप। तो सबसे पहले आप क्या लोगे यहाँ पे
कि इंक्रीज इन डिमांड डी कर्व शिफ्ट टू राइट। सिंपल सा पहले तो पॉइंट बनाओगे डी कर्व मतलब कि जो ये सब था यहाँ पे D1 हो गया, डी कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर उसमें सेकंड पॉइंट बना देना आप, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 इज दी अचीव्ड। देखो यहाँ पे E था, यहाँ पे कौन सा अचीव कर लिया अपन ने, E1, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या बनाओगे आप, इट इज शो द राइज द एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR1। देखो OR से OR1 एक्सचेंज रेट अपन क्या हुई, अपनी राइज हुई, इसका मतलब क्या होगा, फॉरेन करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि शो द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। देखो जब याद रखना अपनी फॉरेन करेंसी जब राइज होती है तो डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज हो जाती है, डोमेस्टिक करेंसी कम हो जाती है, ठीक है। जब क्या होता है, जब फॉरेन करेंसी राइज होती है तो सिंपल सा बात है, उससे उल्टी चलती है, अपनी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इस चीज़ में आप ये पॉइंट आप लिखोगे। सेकंड अगर पॉइंट देखूँ इसका इम्पैक्ट, ये तो इंक्रीज का था, अब क्या बनाएंगे अपन, डिक्रीज का। अब क्या बनाएंगे, उसके बाद में अपन देखेंगे अपन डिक्रीज का, ठीक है। सेकंड पॉइंट डिक्रीज का क्या बनता है, डिक्रीज का इसका उल्टा बनेगा। डिक्रीज में अपन डायग्राम फ्लो चार्ट बनाओ, ठीक है। यहाँ पे डी सप्लाई फॉरेन करेंसी, आप अच्छे से लिखेंगे पूरे डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद में वाई एक्सिस, यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक। उसके बाद में इक्विलिब्रियम पॉइंट, सिंपल सा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना दोगे आप, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसने क्या कहा कि डिक्रीज हुई, क्या, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या एक्सचेंज, ठीक है। आप ऐसे बनाओगे फ्लो चार्ट सा बना के, उस पर आप अच्छे से लिखोगे। ये अपना क्या हो गया, ये ज़रूर लिखना, बिल्कुल भी मिस मत कर दें वरना नंबर कट हो जाएंगे आपके। तो ये अपना हो गया सप्लाई फॉरेन करेंसी, ये होगी अपनी डिमांड फॉरेन करेंसी। अब ये बोला कि डिक्रीज हुई, देखो सिंपल सा तरीका है, जब मेरी डिमांड डिक्रीज होती है किसी भी चीज़ की, सिंपल सा बात है, डिक्रीज होती है फॉरेन करेंसी की, तो सिंपल अपन क्या लेंगे, डिक्रीज होती है अपनी किस साइड में आ जाएगी, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है। तो लेफ्ट साइड में हुई तो किस साइड में आएगी, इस साइड में। मैंने ये डायग्राम आ गई। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बना अपना, ई से अपना क्या बन गया अभी, E1। अब सिंपल सी बात है, इधर ये पॉइंट बना, तो आप सोच के देखो, पहले ये यहाँ पे था, अब शिफ्ट किस साइड में हुआ, लेफ्ट साइड कम हुई, तो इसका मतलब रेट भी किस साइड में, पहले यहाँ था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था कितना, $1, अब ये नीचे की तरफ आ गया, अब कितना हो गया अपना 75 $1। मतलब कि फॉरेन करेंसी क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, और अपनी डोमेस्टिक करेंसी की बात करूं तो वो एप्रिशिएट। याद रखना मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हुई, डेप्रिशिएट होती है, उसकी सप्लाई भी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो गई, ठीक है। अगर डोमेस्टिक करेंसी की बात करूं तो डोमेस्टिक करेंसी को इसलिए बीच में नहीं लेके आ रहा क्योंकि वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही तरीके से आप समझोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन करेंसी डाउन, तो ये क्या होगी R1, ठीक है, ये होगी अपनी M1, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, इसमें आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे, इसमें आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, वही अपने सिंपल सा वे में कि डिक्रीज इन डिमांड डी क्रॉस दिस लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई, यहाँ से यहाँ पे आ गई डी, ये D1 हो गया, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट वही न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 इज अचीव्ड, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में इट इज शो दी डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR। सिंपल सी बात है कि पहले OR था, फिर डिक्रीज होके कितने पे आ गई, ये OR1 हो गई, ठीक है। लास्ट अपन लिख सकते हो इसके अंदर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, लास्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट तो अपनी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट। ये बात समझनी थी, ठीक है। आप पॉइंट इसमें 4 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे अपन नेक्स्ट बात करेंगे, तो डिक्रीज का था, इंक्रीज की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना लेके आते हैं, किसका, सप्लाई का। अपन ने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलो, देखिए डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। सेकंड पॉइंट अपन ने देखा, अगर डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज होती है फॉरेन करेंसी की तो किस साइड में राइट और इम्पैक्ट डालता है किस पे, फॉरेन करेंसी पे। अब देखेंगे अपनी सप्लाई बढ़ने से
क्या इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन करेंसी पे, सप्लाई पे। ध्यान रखना, ये सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फर्स्ट मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप साथ साथ ज़रूर बनाना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चीज़ पे ध्यान रखना आप, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट सब में बनेगा, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या लेंगे, वही डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी। यहाँ पे क्या लेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे क्या लेंगे अपन, रेट ऑफ एक्सचेंज। और फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट रेट यहाँ पे लेंगे वही 76 $1, ठीक है। इसके अंदर अपना ये देखेंगे क्या, पहले बनाओ आप सिंपल सा इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेना। इसमें क्या आएगा, पहले अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, ये सिंपल सा आप हर बार ये ड्रॉ करोगे अगर इम्पैक्ट शो करना है। ये ई है ओनली, ठीक है। ये आर और ये क्या हो गया, एम अपना। ये डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और ये हो गया सप्लाई फॉरेन करेंसी। ये सिंपल बन गया। उसके बाद में बोला इसने इंक्रीज इन सप्लाई। याद रखना, कभी भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो किस साइड में शिफ्ट होती है, राइट साइड में। राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, वेरी गुड। राइट साइड में शिफ्ट होती है, किस साइड में आएगा, इस साइड में। तो ये अपनी हो गई S1। अब ये बताओ, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था, अब ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाने के कारण देखो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे बनते ही इसका मतलब क्या हुआ, रेट सीधा आ जाओ यहाँ पे मिला दो इस पॉइंट को। ये हो गई R1, नीचे की तरफ ड्रॉ हुई है। और ये डिमांड क्या हो गई, ऑटोमेटिक इंक्रीज। याद रखना डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सप्लाई बढ़ने से डिमांड इंक्रीज हो गई और उसका रेट क्या था, कम हो गया। डिमांड का सिंपल सा वे है, जब डिमांड की रेट कम होती है तो डिमांड तो बढ़नी है ही, सिंपल सा वे है ना। तो ये इम्पैक्ट इस पर शो कर रहा है। तो ये कितना हो गया, M1, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। ये ध्यान रखना, सप्लाई क्या हुई, इंक्रीज। इंक्रीज होते अपन ने देखा शिफ्ट क्या हो गया, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट इक्विलिब्रियम रहता है और यहाँ पे R1 शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, अपनी करेंसी क्या हुई, स्ट्रॉन्ग हो गई। $1 की क्या हो गई, फॉल हो गई नीचे की तरफ, ठीक है। ये अपना डेप्रिशिएट था। इसमें अगर ऑब्जेक्शन लिखो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, दी सप्लाई करो शिफ्ट टू राइट, किस साइड में शिफ्ट हो गया, वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो गया, शिफ्ट टू E2 लिख सकते हो या E1 लिख सकते हो, ठीक है। इट शो द फॉल इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम OR टू OR1। इसमें क्या लिखोगे, OR से किस साइड में शिफ्ट हो गया, ये OR1 शिफ्ट हो गया। उसके बाद में डोमेस्टिक करेंसी का एक पॉइंट बना दो कि डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी। आप आराम से ये पॉइंट बना सकते हो, 4 पॉइंट, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया, आप लिख लेना, या समझ में ना आए तो पीछे बैक करके वापस से आप इस चीज़ को दोबारा देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो अपना क्या रहेगा, ये तो था किसका, इंक्रीज का। अब देखेंगे इसमें पॉइंट अपना डिक्रीज का। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, डिक्रीज का। सबसे पहले देखेंगे अपन डिक्रीज इन सप्लाई। जब सप्लाई डिक्रीज कम होती है तो क्या देखेंगे अपने, सप्लाई का डिक्रीज होगी तब। तो फर्स्ट अब मैंने ड्रॉ कर, सिंपल सा वे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया अपन ने, एक्स एक्सिस पे डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। आप पूरा लिखना, रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद में वही रेट अपन कितना लेंगे, अपन 76 इक्वल टू $1, ठीक है। सिंपल सा बनाओ आप ड्रॉ चार्ट, वेरी गुड। ऐसे साथ साथ बनाना आप। ये क्या हो गया अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। ये अपना सप्लाई फॉरेन करेंसी, ये डिमांड फॉरेन करेंसी। अब ये बताओ, ये तो अपनी होगी R1 जो करंट में अब जो रेट चल रहा है वो वाला, ठीक है। अब ये इसने बोला कि सप्लाई डिक्रीज हो जाए। अगर सप्लाई कम हो जाने के कारण क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन करेंसी पे, सप्लाई कम होती है तो सिंपल सी बात है, सप्लाई करो किस साइड में शिफ्ट होगा, बताओ, लेफ्ट साइड में। तो ये किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। चलते हैं, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये क्या होगा अपना सप्लाई कर्व, और किस साइड में हो गया, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इक्विलिब्रियम पॉइंट देखना, यहाँ पे
डिमांड को और सप्लाई को इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बना, ये वाला, ठीक है। ये क्या हो गया R1। अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई। करेंसी क्या हो गई 76 या क्या हो गई 77, $1। तो अगर स्ट्रॉन्ग हो जाने, अगर करेंसी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अगर ज़्यादा रेट बढ़े तो अपन डिमांड उसको कम कर देते। तो डिमांड अपना क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गई, पहले यहाँ थी, अब M1 किस साइड में शिफ्ट हो गई, लेफ्ट साइड में। सिंपल सा मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये टॉपिक, और समझ में आया भी होगा कि जैसे चीज़ की सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिक सी बात है अब कम होना, ये ध्यान रखना, ये कम हुई तो कम होने का पॉइंट कहाँ बना, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये किस साइड में शिफ्ट हुई, R से R1 हो गई, ठीक है। और जब रेट बढ़ा तो इसका मतलब अपनी डिमांड उस चीज़ की कम हो गई, ठीक है। इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और इसके ऑब्जर्वेशन से लिखोगे, पहले पॉइंट क्या लिखोगे कि सप्लाई करो किस साइड में शिफ्ट हुई है, सप्लाई करो यहाँ E से E1 की तरफ, ठीक है। सप्लाई क्या होगी S1 से, या S से S नहीं, S1 की तरफ शिफ्ट हो गई लेफ्ट साइड में। सेकंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बना, E1 अचीव, ठीक है। इट शो द राइज द एक्सचेंज रेट फ्रॉम, एक्सचेंज रेट को अपन शो करके दिखा देंगे, पहले R1 थी, R थी, अब क्या हो गई R1 हो गई, ठीक है। उसके बाद में अपन लास्ट पॉइंट लिख देंगे, शो डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी। अब ये बताओ जब फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है, मजबूत होती है, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाती है, वीक। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। मैंने ये पॉइंट आपको बताई अच्छे से। पहला पॉइंट कौन सा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट का। दूसरा इम्पैक्ट पढ़ाए, इम्पैक्ट में क्या क्या देखा, डिमांड पे इम्पैक्ट, सप्लाई का इम्पैक्ट, अच्छे से मैंने आपको समझाया है। इस चीज़ को आप नोट से साथ में डायग्राम बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।